हाँ जी, आप सबके पास ये है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जनरल जो हमने किया था, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, कौन डिस्चार्ज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। एनोड पे कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। ये हमने थोड़ा सा तय करके भेजा था, सेट करके भेजा था। अब मैं आ जाती हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है बच्चों। सो गलती से भी ये मत सोचना कि अभी तुम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज निकाल डालो, देखो कि नहीं मैम ऑर्डर आपने गलत लिखा है। ये है डिस्चार्ज पोटेंशियल विच विल इंक्लूड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक समटाइम किसी की मोबिलिटी ही कम होती है, चाहे उसका ई नॉट ज्यादा है फिर भी वो रिड्यूस नहीं हो रहा, शायद कोई ऐसे रीजंस हो। वो सारे रीजंस आपके सिलेबस में नहीं है, आपके लेवल में नहीं है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल पता होना चाहिए, राइट? तो यहां पर अगेन दिस इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक ऑर्डर दिया है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्टिव में। तो इसमें अगर आप देखो, मतलब ये पूरी की पूरी सीरीज है। सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल, अगेन इट इज नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है? गोल्ड का। ये सारे के सारे इनर्ट मेटल्स हैं, अगर आपको ध्यान हो, यही सब लेते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर। फिर कौन आया? हाइड्रोजन। उसके बाद ये सारे मेटल्स का ऑर्डर आपके पास होना चाहिए कि, और इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर की बजाय एक हल्का फुल्का आइडिया होता है ना। एल्यूमिनियम वाले सारे किस, एल्यूमिनियम से पीछे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब के, मैंने लिथियम नहीं लिखा इसमें, राइट? जितने आपके बस के हैं उतने ही लिखे जा सकते हैं, जितने आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे वो हैं जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब ये डिस्चार्ज होने किसके पास जाएंगे बताइए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने जाएंगे, कैटायन है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने यानी रिड्यूस होने किसके पास जाएंगे? कैथोड के पास। कैथोड के पास जब ये जाएंगे, इनका पोटेंशियल डिस्चार्ज होने का देखो कितना पीछे है, इनको करना आसान नहीं है। जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैथोड, उनको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से डिपॉजिट कराना उतना ही मुश्किल। भाई पोटेशियम को तुम कैसे डिपॉजिट कराओगे? पोटेशियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है। अब सबसे कम है का मतलब इसके सामने तुम कुछ भी ले आओगे वो रिड्यूस होगा, ये तो रिड्यूस हो ही नहीं पाएगा। तो अगर मेरे को पोटेशियम बनाना है के पॉजिटिव सोल्यूशन से, KCl से मैं सोचूं पोटेशियम बना लूं, नहीं बनेगा, मुझे कोई और मींस इस्तेमाल करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से इन चारों। और ये अगेन क्वेश्चन आपको अभी तो नहीं दिखेंगे, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, कहीं भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। इन चारों में से कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस से डिपॉजिट नहीं कराया जा सकता? और फिर आप सोचते हो या इलेक्ट्रिसिटी से, ये एस ब्लॉक में है शायद, क्योंकि ये चारों देख के, नहीं पी ब्लॉक में है ना, ये हम एस ब्लॉक में पढ़ा पाते हैं ना ये पी ब्लॉक में पढ़ा पाते हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप इन चारों को डिपॉजिट नहीं करा सकते। इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल इज वेरी लेस। इसको तो खैर भूल ही जाओ, बाकियों को अगर करा भी लोगे तो इतना कम है कि वो मेरे लिए वेस्टेज है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है अपनी इलेक्ट्रॉन पे जाके अपने आप को डिस्चार्ज कर देना। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले लेना, देने हैं तो दे देना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, काइंड ऑफ क्रैमिंग कह लो इसको। दिस इज नॉट क्रैमिंग, दिस ऑर्डर लिटिल बिट इज क्रैमिंग। ये चीज क्रैमिंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? अब सबसे ज्यादा आसान कौन से हैं रिड्यूस करने? जिनका पोटेंशियल ज्यादा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। इसीलिए प्लेटिंग इन्हीं की होती। कभी नहीं सुना चाहे शाइनिंग और लश्चर, उसमें बहुत ज्यादा है। कभी नहीं सुना उसकी प्लेटिंग, वो भी लश्चर में कोई पीछे नहीं है। मैग्नीशियम फुल झड़ी के ऊपर मैग्नीशियम ही लगा होता है, तो लश्चर में उसकी भी कमी नहीं है। लेकिन उसको डिपॉजिट कैसे कराऊं, वो एक बहुत महंगा सौदा है। उससे सस्ते में ये मेरा निपट लेगा। सो यहाँ पर ये इजीली रिड्यूस्ड है। कोई भी इनकी तुम सोल्यूशन लाओ, इलेक्ट्रोलिसिस करो, दौड़ के अपनी कैथोड पे जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। दिस इज हाउ डिस्चार्ज पोटेंशियल हेल्प्स मी। इसी तरह से अगर मेरे को एनोड पे देखना है, थोड़ा ध्यान से समझना, एनोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल का क्या मतलब है? एनोड पे कौन जाता है? वो जिसको ऑक्सीडाइज होना है। ऑक्सीडाइज होना मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन किसको लूज करना है? जिस पे नेगेटिव चार्ज है।
सारे एनायन किसकी तरफ भाग रहे हैं? एनोड की तरफ, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। फेयर जी। अब ये कहां से आई आप नहीं पूछो, ना बताओ, ना सोचो, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं ई नॉट वैल्यूज का टेबल आपको दूंगी, उसमें एक आधा स्पेशल केस होगा, उसका एक अलग सा कोई रीजन दूंगी, एट द एंड आपको याद करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे हैं जिनका ई नॉट आपको उस टेबल में नहीं मिलेगा जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। एनसीईआरटी में आखिरी में जहां लॉग टेबल वगैरह दे रखे हैं ना, उससे पहले एक और टेबल दे रखा है ई नॉट का, तो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, बट आखिरी में कि आपकी नॉलेज के लिए। तो वहां देखोगे तो नाइट्रेट का वहां मिल जाएगा। नॉर्मल आपके चैप्टर के बीच में नाइट्रेट नहीं दे रखा, लेकिन एंड में जहां एटॉमिक मासेस और उनकी लिस्ट दे रखी है, वहीं पर ई नॉट वैल्यू ऑफ सम मोर केसेस भी दे रखा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो अभी आप ना रटे तो बेटर है। तो ये आपके पास एनोड का डिस्चार्ज पोटेंशियल। एनोड पर सबसे जल्दी कौन ऑक्सीडाइज होने पहुंच रहा है? आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, शायद ये तो याद रहे। ये तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होने को तैयार है, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार है, बाकियों में थोड़ी दिक्कत है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगेन आपके कंपटीशन ओरिएंटेशन से बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं किस चैप्टर में पूछ ले, शायद पी ब्लॉक में भी आए। पी ब्लॉक की तो एनसीईआरटी में मेंशन होगी जब हेलोजन फैमिली करेंगे, मैं वहां लूंगी ही नहीं उसको। फ्लोराइड विल नेवर गेट ऑक्सीडाइज्ड, इसको ध्यान से समझना। ई नॉट वैल्यू का जब टेबल हम पढ़ रहे थे, आपको याद है, एक तरफ तो टॉप पे कौन था, या टॉप और बॉटम, लिथियम या फ्लोराइड, यही थे। एक तरफ था लिथियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लिथियम बना रहा है, और दूसरे एक्सट्रीम पर क्या था? एफ, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एफ नेगेटिव बना रहा है। और एफ का एफ नेगेटिव बनाना इज हाईएस्ट वैल्यू, पॉजिटिव में 3 पॉइंट समथिंग, अगर आपको याद हो। एफ का एफ नेगेटिव बनाना पॉजिटिव में उस पूरे टेबल में वैल्यू हाईएस्ट थी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। इतनी ज्यादा हाई वैल्यू है कि ये इसके सामने पूरे पीरियोडिक टेबल, पूरे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स में से कुछ भी लाके रख दो, इसकी वैल्यू क्या थी? हाईएस्ट। यानी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है टू रिड्यूस। अब जो सबसे लंबा है उसको तुम कभी छोटा तो नहीं कह सकते। अब इसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टू रिड्यूस, ये हमेशा रिड्यूस होगा। इसको ऑक्सीडाइज करना हो तो मुझे क्या लाना पड़ेगा? इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग वाला, वो हो ही नहीं सकता, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है रिडक्शन में। इसका रिडक्शन हमेशा हाईएस्ट है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो। तो इस बेचारे के लिए वापसी का तो रूट ही नहीं है। अगर ये चाहे कोई मुझे ऑक्सीडाइज कर दो, तो मेरे को चाहिए इससे बड़ी वैल्यू ले आओ, हायर देन दिस वैल्यू उठा के ले आओ, लेकिन हायर देन दिस तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब हायर देन दिस पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहेगा। ये क्वेश्चन किस चैप्टर में किस तरीके से आएंगे, वी कैन नॉट से। रेपिटेटिवली इनऑर्गेनिक में बिना बात के पीरियोडिसिटी चैप्टर में पूछ लेंगे, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, कहीं भी पूछ लेंगे। पढ़ते यहां है कि आपको अब पता होना चाहिए ई नॉट वैल्यू, क्योंकि फ्लोराइड की सबसे ज्यादा थी, उल्टा कर दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम थी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा थी तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम थी। सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू का मतलब क्या? ये कभी ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। इसके सामने कोई और आएगा तो ये तो वैसे ही इतना कम है, ये ऑक्सीडाइज होगा नहीं, हमेशा सामने वाला ही ऑक्सीडाइज होगा। इसको तो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहना मजबूरी है, दैट इज एफ नेगेटिव। एसर्शन रीजन में तैयारी रखिए इसकी कि आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पर जब भी प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने को कहें, और आपको ये पता है पोटेशियम को आप कभी रिड्यूस नहीं कर सकते, फ्लोराइड को आप कभी रिड्यूस नहीं कर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। 3 या 2 ऑप्शन तो वैसे ही रूल्ड आउट हो जाएंगे, आपको कुछ और नहीं सोचना पड़ेगा, शायद आंसर इसी से ही आ जाए। आपका आंसर ही इसी से आ जाए कि 3 ऑप्शन में तो आपने फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर रखा है, बची चौथी ऑप्शन में को क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा। दैट्स द पावर ऑफ दिस नॉलेज। तो आपके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल होना चाहिए। यहां पहला फैक्टर खत्म हुआ, थोड़ा कॉन्टिन्यूटी में नहीं पढ़ पाए हमने। एक फैक्टर पिछली क्लास में पढ़ा, एक उसी फैक्टर का आधा हिस्सा आज की क्लास में पढ़ा। आई होप आप इसको मैनेज कर लेंगे कि क्या। मान लो अब आपको मैं कहती हूं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करो। एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या 4 आयंस बनेंगे? यही आयंस बनेंगे बच्चों। 2 आयंस कौन से? कैटायन।
इन दोनों का कंपटीशन किस इलेक्ट्रोड के लिए होगा? कैथोड के लिए। दोनों भागेंगे, दोनों को किस पे पहुंचना है? कैथोड पे। इसी तरह से एनोड पे ये दोनों रश करेंगे, राइट, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। चलिए कैथोड पे H प्लस अगर जाता है तो उसका पोटेंशियल कितना है? 0.0। Na पॉजिटिव जाता है तो हमने लास्ट क्लास में भी कर ही लिया था, Na का तो मुझे पता है कुछ भी होगा होगा नेगेटिव में। तो कैथोड पे कौन प्रेफर्ड होगा? यानी कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, दैट इज फॉर श्योर। ये तो मेरे लिए क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब आ जाता है एनोड पे। एनोड पे दो ऑप्शन थे, एक क्लोराइड ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस बनाए, एक OH नेगेटिव। मैंने स्पेशल इलेक्ट्रोड्स में आपको OH नेगेटिव रटा दिया था, बट आज दो बार आएगा, एक यहां और एक बैटरीज में। OH नेगेटिव भी ऑक्सीडाइज होके कुछ इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23। ये याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में इसका रीजन लिखा, ये वैल्यूज आपको याद होंगी, अगर बोर्ड में आएगा तभी आप लिख पाओगे। तो ये लिखना है कि क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 था, OH नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 था। एनोड पे कौन डिस्चार्ज होता है बच्चों? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। अब कम किसका है? कम इसका है। तो कौन प्रेफर होना चाहिए? OH नेगेटिव। ठीक है जी, शुरू करते हैं बात को। OH नेगेटिव कैसे ऑक्सीडाइज होता है ये आप सबको याद करनी है, जो मैंने उस दिन भी याद कराने की कोशिश की थी, एक दो क्वेश्चंस जब डीपीपी के लिए थे, कि ये तो आपको एनसीईआरटी में अब दी है, उस दिन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पहले ही देनी शुरू कर दी थी। 4 थी, 5 थी, डीपीपी कौन सी थी मुझे याद नहीं। अब एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस कर दिया, OH नेगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए 4 OH नेगेटिव आएंगे और एक O2 और 2H2O बनेगा। OH नेगेटिव का डेस्टिनी फ्यूचर ही यही है, अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस रिलीज करना। तो होना तो यही चाहिए, जैसे आप पढ़ा के आए पहला पॉइंट, होना यही चाहिए था, O2 शुड बी डिस्चार्ज एट एनोड। कैथोड पे H2 निकलनी चाहिए थी, एनोड पे O2 निकलनी चाहिए थी, और NaCl एज इट इज आयंस बन के नीचे ही पड़े रहते। लेकिन एक समस्या आई इस वाले में, ये जो चेंज था ये काइनेटिकली बहुत स्लो था, इसका रेट बहुत स्लो था। अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, इसका रेट बहुत स्लो था, बहुत धीमा चल रहा था। फीजेबल था, बिल्कुल फीजेबल था, इसका स्पीड इतनी स्लो थी कि इस चेंज को करने के लिए मैं इलेक्ट्रोलिसिस जो सब जगह पे एक फिक्स पोटेंशियल से कर रही हूँ, तभी तो मैं डेटा ला सकती हूँ जब सब में पोटेंशियल बराबर लगाया हो। तो वही पोटेंशियल लगाया तो पता चला नहीं हो रहा, बहुत स्लो है। अगर लगा देगा 5, 7, 10 घंटे तो मेरे लिए तो वो रिएक्शन खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस एक साइड तो इलेक्ट्रोड काम खत्म करके बैठी है। तो ऐसे में इसको थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए होता है। इस एक्स्ट्रा पोटेंशियल वाली सिचुएशन को नाम दिया गया ओवर पोटेंशियल। तो ये पूछा जाता है व्हाट इज ओवर पोटेंशियल बोर्ड्स में, या एसर्शन रीजन में ओवर पोटेंशियल रीजन में मिलेगा कि इस इलेक्ट्रोड पे ये डिस्चार्ज हुआ बजाय इसके। यस, स्टेटमेंट इज करेक्ट, और दूसरी स्टेटमेंट में रीजन ओवर पोटेंशियल वर्ड लिखा होगा। ओवर पोटेंशियल, लेस पोटेंशियल नहीं है रीजन, एग्रीड। लेस पोटेंशियल की वजह से या रेट स्लो होने की वजह से मेरे को एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ गया। इस सिचुएशन को क्या कहा गया? ओवर पोटेंशियल। तो यानी कि अगर जिस पोटेंशियल से हम करने चले थे उस पोटेंशियल से ये डिस्चार्ज नहीं हो पाया, हालांकि होना इसको चाहिए था। जब मैंने आपको पिछली स्लाइड पर लर्न कराया भाई डिस्चार्ज पोटेंशियल रट लो, लेकिन मैंने ये भी कहा ई नॉट वैल्यू से देखोगे तो थोड़े बहुत डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगे, थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन मिलेगा। हर एक के रीजन मैं बताती रहूंगी, आप सोचते रहोगे, लगाते रहोगे, उससे बेटर है याद होना चाहिए। ये तो खैर करना पड़ेगा, बेसिक एनसीईआरटी तो ये तो लाना ही पड़ेगा विद रीजन। एक आधा और भी ऐसा हो सकता है उस ऑर्डर में जो पिछली स्लाइड में लिखवा के आई, जिसका रीजन आपको नहीं दे सकते, आपको लर्न करना है। जैसे कि इसका रीजन दे सकते थे तो दे रहे हैं। तो अब इस हिसाब से ओवर पोटेंशियल नाम की एक प्रॉब्लम आ गई, जिसमें मुझे पता है होना किसको चाहिए था बच्चों, OH को डिस्चार्ज होना चाहिए था O2 में, लेकिन वो हो नहीं पाया। फाइनली कौन किसका नंबर आया? फिर वो काइनेटिकली फास्ट था, चाहे उसकी टेंडेंसी नहीं थी, लेकिन दूसरा इतना स्लो हो गया कि उसको मौका मिल गया और उसके बजाय OH नेगेटिव जाए, उसके बजाय कौन पहुंच गया? Cl नेगेटिव। यानी
कैथोड पे डिस्चार्ज हुई थी H2 गैस, एनोड पे कौन डिस्चार्ज हुआ जाके Cl2 गैस। ये पूरा एज इट इज आपको बताना पड़ेगा अगर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए, एंड विल बी गुड अगर आप पोटेंशियल वैल्यू दे। ये दोनों वैल्यूज याद होनी आपसे एक्सपेक्टेड है वेरी मच। एक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये वाले टॉपिक्स को एनसीईआरटी ने अच्छा हैंडल नहीं किया है, इसीलिए इसके लिए या तो आप बुकलेट पे डिपेंड करेंगे या क्लास नोट्स पे डिपेंड करेंगे। इसको थोड़ा ना ऐसे ऐसे एक एक लाइन में काम चला दिया और ढूंढना पड़ता है लिखा हुआ कहाँ पे है, क्वेश्चन दे दिए हैं जबकि। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बच्चों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इसमें कोई ई नॉट वैल्यू शैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज जिससे चैप्टर शुरू हुआ था वहीं पे आते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोड ऐसी ले ली जो रिएक्टिव है, मेरे को तो पता ही नहीं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, अब तक तो मैं कौन सी इलेक्ट्रोड लेती आई हूँ, प्लेटिनम, गोल्ड, ये कार्बन या ग्रेफाइट कुछ भी कह लीजिए, यानी या सिल्वर, ऐसी इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्ट नहीं करती। अब तक तो हम सेल में सब कुछ शायद ऐसा ही देखते हैं, शायद, आई एम नॉट कमिटिंग टू इट कि ऐसा ही देखा है। लेकिन अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स ले तो क्या, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होगा, उसी मेटल की इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहली क्लास में हमने जब सेल बनाया था तो जिंक की इलेक्ट्रोड जिंक के आयन के कांटेक्ट में थी, कॉपर की इलेक्ट्रोड कॉपर के कांटेक्ट में थी, ये तो हमने पहली क्लास से ही किया है। क्या होगा अगर मैं सेम मेटल की इलेक्ट्रोड ले लूं जो नीचे सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा वही पढ़ रहे थे आप अब तक इलेक्ट्रोलिसिस जो पढ़ रहे थे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स था, लाइक ग्रेफाइट, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, जो नीचे वाले इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी आयन से किसी सूरत में रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने ऐसी इलेक्ट्रोड ले ली जो पक्का रिएक्ट करेगी, उसको कहते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब सोचो, थोड़ा सोचना उसके बाद लिखना। फिर से मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने चलती हूँ, एक्वस AgNO3। कौन से 4 आयन्स आएंगे, ये 4 आयन मैदान में, बिना कुछ सोचे समझे अगर मैं इसको करती तो मैं कहती मुझे पता है Ag का पॉजिटिव में वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, हाइड्रोजन की 0 होती है, तो जी Ag जाएगा किस पे, कैथोड पे रिड्यूस होने, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, प्रेफरेंस इसकी, और इसमें भी आप लोगों को मैं ई नॉट वैल्यू भी बता दूंगी, आप चूज कर लोगे। बट अब हर क्वेश्चन में तड़ाक से जवाब देने के बजाय पहले चेक करो इलेक्ट्रोड कौन सी दी है, वो इग्नोर मत करो। तो आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, एक्वस AgNO3 इफ सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। उसका अगला पार्ट है एक्वस AgNO3 इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो पहले मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात कर लेती हूं, इफ नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कोई रोल नहीं प्ले कर रही, सरफेस दे रही है। फिर Ag तो आप पकड़ ही लोगे मेरे हिसाब से, पॉजिटिव वैल्यू, ज्यादा वैल्यू, हाइड्रोजन की 0 वैल्यू, तो एनोड पे तो ये प्रेफर्ड होगा, ये नहीं जा पाएगा। पहले तो इस पे एग्री करिए। कैथोड पे आपको वैल्यू नहीं पता, आपको बताई जा रही है, यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि वैल्यू याद रखें, आपको बताया जा रहा है नाइट्रेट और OH नेगेटिव में कौन प्रेफर होता है, OH नेगेटिव। या तो वैल्यू याद करो डिस्चार्ज पोटेंशियल की, या ये ट्रेंड याद करो। तो नाइट्रेट और OH नेगेटिव में कौन प्रेफर होता है, देखिए ओवर पोटेंशियल से अपने आप सेट कर दिया मैंने यहाँ, तो ये फायदा इस ट्रेंड का होगा। एनीवेज, तो मुझे ये पता चल गया नाइट्रेट और OH नेगेटिव में एनोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा है, OH नेगेटिव का। अब तक तो याद हो गया होगा ये कि OH नेगेटिव विल प्रोड्यूस O2 एट एनोड। ये हुआ अगर इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट। चलो अब अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड्स आ गई रिएक्टिव, तो ये तो कुछ भी नहीं है, दुआ करो यही आए, तो सोचना ही नहीं है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड अगर आपने ले ली, नीचे आपने किसकी सॉल्यूशन ली है बच्चों, AgNO3 की, तो अगेन कौन से 4 आयन्स हैं मैदान में, ये तो इजी हो गया, ये एनोड है, ये कैथोड है, सब सेट है। दोनों किसकी बना रखी है मैंने, सिल्वर की। अब नीचे आयन हो नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी हो, whenever some electrode is in contact with its own ion, only one reaction is possible, no competition at all. Like बस
इलेक्ट्रोड अपने ही आयंस को ढूंढ के उन्हीं के साथ रिएक्शन करेगा। एनोड पे सिल्वर क्या होगा, एनोड पर, सॉरी क्या पॉजिटिव पॉजिटिव बांट रखी है मैंने यहां पर, सॉरी, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये रिएक्शन होगा, यही इलेक्ट्रोड गिरती जाएगी और क्या बनाती जाएगी, Ag पॉजिटिव। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे नीचे से सिल्वर रिड्यूस होके इसके ऊपर चिपकता जाएगा, यानी यहां से सिल्वर गिरा और यहां पे सिल्वर चिपका। दिस इज व्हाट, अगर किसी कंटेनर किसी आर्टिकल पे सिल्वर प्लेटिंग करी जाती है तो एक तरफ प्योर सिल्वर की रॉड लगाई होती है, इधर वो आर्टिकल लगा देती है जिसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग करनी है, थोड़ी देर बाद वो चमक के आ जाता है, उसके ऊपर सिल्वर चिपक जाता है, उसे हटाते दूसरा आर्टिकल लगाते, तीसरा आर्टिकल लगाते, यहां से सिल्वर उतर के वहां जाता है। अब नीचे सॉल्यूशन में इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, नॉट बॉदर्ड, कुछ नहीं हुआ। अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स दे दी तो ऑक्सीडेशन भी उसी का होगा, रिडक्शन भी उसी आयन का होगा। क्लियर है सबको? तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स दे दी फिर तो सवाल ही नहीं है। एनोड पर क्या होगा, कुछ नहीं डिस्चार्ज होगा, एनोड से सिल्वर ऑक्सीडाइज होता जाएगा, एनोड पोरस होती जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, और कैथोड थिक होती जाएगी, उस पर सिल्वर डिपॉजिट होता जाएगा। ये हम पहले कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन भी ये डिसाइड कर सकता है कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा? यस, इन सम केसेस लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप एसिड्यूलेटेड वाटर लेते हो, एसिड्यूलेटेड वाटर क्या होता है, 1 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद डाल दी या 2-3 ml डाल दिया आपके वाटर में, उसे कहते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर। और डाइल्यूट H2SO4 की सॉल्यूशन, डीपीपी में 1-2 क्वेश्चन में टकराया भी होगा, उसमें ये आयंस मौजूद हैं, चेक। अब सल्फ्यूरिक एसिड से भी प्रोटॉन निकल रहा है, वाटर से भी प्रोटॉन निकल रहा है, इसलिए 4 की जगह गिनती क्या हो गई, 3, तो 3 आयंस हैं। अब ये आयन किस पे दौड़ेगा, कैथोड पे। इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, ये तो डिसाइडेड है, इसने तो जाना ही जाना है, H2 तो रिलीज होनी ही होनी है। लेकिन समस्या कहां आ गई, दूसरी इलेक्ट्रोड पे, दैट इज एनोड। ये दोनों एनायन कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे, बट क्योंकि डाइल्यूट है सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट होने की वजह से सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। कोई मुकाबला ही नहीं दोनों का। OH नेगेटिव इतना मौजूद है यहां पर कि दिस विल बी प्रेफर्ड। आई होप सबको याद हो गया होगा, इसलिए मैंने 2-3 चीजें हटानी शुरू कर दी, H2 हटा दिया, बैलेंसिंग इग्नोर कर दी, सीधे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, वो 4 OH माइनस और वो सब नहीं लिखा। तो इसमें अगर HSO4 नेगेटिव, अब आप ये सोचो SO4 नेगेटिव नहीं, HSO4 नेगेटिव भी तो बन सकता था, दोनों है, राइट? ये डाइबेसिक एसिड है, एक H+ निकालते ही आयन बन गया, उसको क्या बुराई है, वो दौड़ जाएगा। अगर दौड़ता तो क्या बनता, मार्शल एसिड, बट उसको मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मौका? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में OH का नंबर इतना डोमिनेट कर गया। साइड में रखो आपके पोटेंशियल वैल्यू को, तादाद इतनी ज्यादा थी कि OH नेगेटिव रश कर गया। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्यूशन होती तो हु इज गोइंग टू विन? फिर आपका सोडियम बाइसल्फेट आयन डोमिनेट करेगा क्वांटिटी में, उससे मार्शल एसिड बनेगा, वहां पर O2 नहीं इवॉल्व होगी। अब अगर मैं एक क्वेश्चन लाई हूं, अब अगर आपका फेरेडे वाली शीट में क्वेश्चन मिला एसिड्यूलेटेड वाटर, तो आपको क्या करना है, और अगर मिला कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको क्या करना है, नोट डाउन। एनसीईआरटी में 2 लाइनों में निपटा दिया इसको। हाँ जी, थी वो OH की वैल्यू ज्यादा थी क्योंकि तब हम डाइल्यूट कंडीशंस की, इसीलिए इसको अलग पढ़ाया गया। वो डेफिनेटली तब है जब एसिड्यूलेटेड वाटर यानी डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी, इसीलिए इसको अलग से बताया एनसीईआरटी ने, एक लाइन में बता के खत्म कर दिया है। PP 6 का क्वेश्चन 6, व्हाट मास, नहीं सॉरी, 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जिसमें सिर्फ 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद था, उसका किया इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें 100 फैरेडे इलेक्ट्रिसिटी लगी, डेंसिटी भी दे रखी है।
कितना नीचे सल्फ्यूरिक एसिड बच गया उसकी मोलैलिटी और मोलैरिटी निकालिए। पढ़िए दोबारा से क्वेश्चन, फिर करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे रोड मैप से करना, आई लेट यू नो, ये एनसीईआरटी के लिए बिल्कुल नहीं है। सो क्वेश्चन कहता है 0.1 मोलल H2SO4 सॉल्यूशन लाइए एक कंटेनर में। उसका मैंने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने में कितने कूलम चार्ज इस्तेमाल हुआ है, 100 फेरेडे, यानी मेरे को I/T का प्रोडक्ट ऑलरेडी दे दिया। अब कहा है उस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, वो ऑलरेडी गिवन है, राइट। दोनों रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बची है उसकी मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकालने को कहा है। अब जब तक आपको ये नहीं पता डाइल्यूट H2SO4 के दो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। आज आपको पता चल गया डाइल्यूट H2SO4 में एक साइड तो H2 है और दूसरी साइड कौन है, O2। दे आर डिस्चार्ज, दे आर डिसॉल्व, यानी वाटर कुछ हद। और क्या चीज हुई, यहां पर क्या दो चीजें थी बच्चों, एक तो था वाटर और दूसरा बहुत थोड़ा सा क्या था, कौन सी चीज गायब हुई इलेक्ट्रोड्स पे जाके, H2SO4 तो पड़ा रह गया एज इट इज। कौन यूज्ड अप हुआ, वाटर। जितना तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते गए वाटर खत्म होता गया और किस में कन्वर्ट होता गया, H2 और O2 में। तो मींस वाटर इज यूज्ड अप। दिस इज हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन कि वाटर खर्च हो रहा है, आप ये सोच पाए। अब वाटर खर्च हो रहा है, मुझे पता है 1 फेरेडे से 1 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर जाएगा, कह सकती हूं ये 1 फेरेडे से कितना वाटर गायब होगा, 1 इक्विवेलेंट। और 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वाटर में किसी भी एक चीज का चार्ज ले लो, वाटर का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, H2O 18, कोई भी एक चार्ज ले लो, टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक, किससे डिवाइड करूंगी, 2 से, तो कितना आया 9 ग्राम। अगर 1 फेरेडे घुमाओगे तो 9 ग्राम वाटर गायब हो जाएगा अपनी अपनी इलेक्ट्रोड्स पे। कितने फेरेडे घुमाया, 100 फेरेडे, कितना वाटर निकल गया, 900 ग्राम। नीचे कितना बचा, मात्र 100 ग्राम। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो उतने का उतना ही है, तो अब नई मोलैलिटी और मोलैरिटी तो निकाल ही लेंगे बच्चे। 0.1 H2SO4 एज इट इज था अनटच्ड, उसको तो किसी ने छुआ भी नहीं। अब वाटर कितना बचा, 100 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट किया, कितनी मोलैलिटी आ गई, 1। अब ऑप्शंस मेरे को बताएंगी मेरे को आगे डिटेलिंग में जाना है कि नहीं। मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी देखा था पिछले साल। तो या तो ऑप्शन देखो 1 मोलर 1 मोलल के अलावा कोई और दे रखा है, बहुत ही नजदीक वाला। देखिए 4 ऑप्शन में 0.9 में समथिंग दे रखा है, तो फंस गई मैं, मेरे को ये इससे मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। आप लोग ये शॉर्टकट फॉर्मूला भूल ना गए हो इसलिए लिख दिया। दिस इज मोलैलिटी, दिस इज डेंसिटी, दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज अगेन मोलैलिटी, और ये 1000 है। स्मॉल m इज मोलैलिटी। तो यहां 1 पुट करोगे, यहां 1 पुट करोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका आया क्वेश्चन में मोलैलिटी और मोलैरिटी का निकालना। अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखती हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहां पर की पॉइंट क्या था, वाटर कितना यूज्ड अप हुआ, आप ये समझ पाए कि नहीं, इसे संभालिए जरा। मुझे नहीं पता मैंने सॉल्यूशन में कैसे दिया, मैंने अपनी तरफ से इसको इजी बनाया कि बच्चे के लिए इजी क्या होगी अप्रोच। प्राइमरी बैटरी वो है जो एक ही बार इस्तेमाल होती है, एक बार डिस्चार्ज हुई हमने उसको फेंक दिया, राइट। सेकेंडरी बैटरी वो होती है जो आपके डिस्चार्ज हुई, आपने फिर से चार्ज किया, फिर से यूज किया, फिर से चार्ज किया, फिर से यूज किया, चाहे वो इन्वर्टर में हो, चाहे वो गाड़ियों में हो, चाहे मोबाइल में हो। सेकेंडरी बैटरी होती है जो चार्जेबल होती है। प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है, जिनको आपने एक बार यूज किया, वंस इन अ लाइफ टाइम उनका स्पैन है, उसके बाद आप दोबारा नहीं यूज कर सकते। पहले इसे लिख लो, फिर मेरे को याद कराना आसान रहेगा। ये पहला सेल है, बैटरी और सेल एक ही शब्द बोल रही हूं मैं, बैटरीज में ये सेल्स के नाम है। वैसे नोट करते करते अगर किसी को पता हो जनरल नॉलेज, ये बैटरी और सेल में क्या फर्क होता है, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, बैटरी।
इस पे जब क्वेश्चन आएंगे ना तुम पे, चाहे वो पोटेंशियल निकालना आए चाहे फेरेडे रिलेटेड आए, ये तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी ओवरऑल। और अगर इसका पोटेंशियल मांग लिया, नर्स्ट इक्वेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी, वहां पूछना मत बता ही नहीं रखा कौन सी कैथोड कौन सी एनोड, ये इक्वेशन याद होगी तो तुम चैप्टर का पहला पार्ट नर्स्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल कर पाओगे, क्योंकि इसके नाम पे पूछ लेते हैं कि इस इक्वेशन तो तुम्हें याद ही होगी, सेल में कैथोड एनोड हम क्यों बताएं, तुम्हें पता होगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए इसको छोड़ भी नहीं सकते तुम। फेरेडे का टॉपिक इसी पे पूछ लेंगे, ई नॉट का टॉपिक नर्स्ट का इसी पे पूछ लेंगे, और डायरेक्ट पे पूछ ही सकते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कॉम्पिटिशन। आपको कैथोड एनोड और ओवरऑल रिएक्शन नहीं पता तो आपका एक और टॉपिक उड़ सकता है इसके साथ। नोट हो गया तो बताऊं? कुछ लोगों के पेन चल रहे हैं भी, मैं वेट कर रही हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं ये सेल दिखता कैसा है, इसके अंदर होता क्या है, अगर कोशिश वो हो जो कि आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है डायग्राम। एक साइड सेल की थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, और एक साइड में थोड़ा सा डिप होता है, वो मेरा इस इलेक्ट्रोड के साथ है, राइट। तो जो मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है ना, कार्बन की है, मतलब ग्रेफाइट। तभी मैंने कहा था कभी आप उस मोटे वाले सेल को तोड़ के देखें तो बहुत अच्छी, बहुत ही स्मूथ इलेक्ट्रोड निकल के आती है, वेरी सिल्की स्मूथ, बिल्कुल रफ सरफेस नहीं होता इसका, और वो यहाँ पर पॉइंटेड होती है। तो जो दबा हुआ हिस्सा होता है वो नेगेटिव पार्ट, और जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो पॉजिटिव पार्ट। ये जिंक का कंटेनर। अब मेरे को किसी को सेल देना है तो पैक करके देना है, आई डोंट वांट उसके अंदर का पेस्ट, उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट गिर जाए। कॉमन मैन तक अगर मुझे सेल पहुंचाना है, किसी भी इक्विपमेंट में लगाना है, तो मुझे पैक करना है उसको। अब पैक करना है तो किसी ऐसे मेटल से पैक करना पड़ेगा जिससे कि वो पूरा सेफ रहे, वो खर्चा। तो क्या किया गया, जिंक की ही कोटिंग लगा दी और उसी को क्या बना दिया, एनोड। एक और इलेक्ट्रोड का पैसा बचाया, जगह बचाई, क्योंकि कॉम्पैक्ट भी तो करना है सेल को। तो जो कंटेनर की कोटिंग है ना बच्चों, जो पूरी इसकी कोटिंग है, वो कोटिंग ही पॉजिटिव टर्मिनल बन गई। कंटेनर की आउटर लेयर जिंक की होती है, जो यहां मैंने आपको दिखाई। ठीक है, एक ब्रांड की पेस्टिंग होती है, लेकिन उसके अंदर की जो लेयर है वो ही क्या है, वो ही एनोड है। वही जिंक का कंटेनर जो है वही एनोड का काम कर रहा है, और बीच में जो ब्लैक कलर की रॉड है वो किसका काम कर रही है, कैथोड का। ठीक है, अब इसके बीच में ये मेरे पास कैथोड हुई बच्चों। यहां पर देखो ये जो ब्राउन कलर से ये दिखा रखा है, दिस ब्राउन कलर, ये अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट बीच में भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना है मेरे को। और यहां पर जिंक की केसिंग यहां पर भी है, ये जो है इसके, ये दिस इज जिंक केसिंग। तो एनोड कैथोड, बीच में आप देख रहे हो सॉल्ट ब्रिज तो नहीं कहूंगी मैं इसको, लेकिन एक पेस्ट भर दिया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। कुछ इस तरह से सेल बनाया गया, जो आपके पास पहुंचता है उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करी गई। अब इस सेल के अंदर होता क्या है, रिएक्शन, उसको समझते हैं। तो पहले तो आपको पता न होना चाहिए इसमें एनोड कौन बिहेव कर रही है, जिंक। कैथोड कौन बिहेव कर रहा है, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट। कैथोड इज सराउंडेड, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के बीच में ब्लैक रॉड है, इज सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2। पाउडर्ड MnO2 के साथ साथ ग्रेफाइट का पेस्ट फिल किया गया है उसके अंदर, मॉइस्ट पेस्ट, राइट। कई बार आप देखते होंगे पड़े पड़े सेल लीक कर गया, आपने उसको नहीं निकाला, किसी चीज, किसी टॉय में या रिमोट में रखा और 6 महीने उसको चेक नहीं किया, खोलोगे तो वहां कुछ रस्ट सा, कुछ लिक्विड सा जमा हुआ दिखता है, पूरे सर्किट को खराब कर देता है। वो यही है, मॉइस्ट पेस्ट फिल्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। और वो मॉइस्ट पेस्ट किन दो चीजों का है, NH4Cl और ZnCl2। MnO2 तो आपने पाउडर्ड दे दिया, और मॉइस्ट पेस्ट इन दोनों का। ऐसे सेल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। अब उस सेल के अंदर रिएक्शन क्या होता है, जिंक का तो एक ही काम है, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो अपना कर देगा। कैथोड के अंदर क्या हो रहा है, MnO2 में बच्चों मैंगनीज की आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +4। वो NH4Cl के, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट,
NH4Cl के एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन, सी दिस चेंज, रिडक्शन हुआ किसका, मैंगनीज का। कोई मेरे से यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल मांगे तो अभी तो एक ही दिख रहा है, बट मुझे पता है इट इज नॉट बैलेंस्ड। ऐसा नहीं हो सकता 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हो और एक्सेप्ट एक किया जा रहा हो, बट अभी मैं इंडिपेंडेंट रिएक्शंस दिखा रही हूँ। और यही नहीं, इस जिंक का क्या हुआ, कोई भी आयन ऐसे एग्जिस्ट तो नहीं कर सकता, उस आयन को कोई ना कोई सॉल्वेंट आके घेरेगा, हाइड्रेशन करेगा, सॉल्वेशन करेगा, तब उसका गुजारा है। यस, ये अमोनिया जो बना बाय प्रोडक्ट, देखिए ना, अमोनियम की हेल्प से ये प्रोसेस हुआ और फिर जो बाय प्रोडक्ट बना वो सेल के अंदर इकट्ठा, ऐसे ही वेस्ट इकट्ठा नहीं हो रहा, वो उस जिंक को सराउंड करके अमोनिएट कर रहा है। ये भी पोलर सॉल्वेंट है, ये उस जिंक का ध्यान रख रहा है कि हम तुम्हें संभाल के रखते हैं, राइट, कहीं जाने नहीं देते। तो जिंक को अमोनिएट करके सराउंड करके बना लिया, रोक लिया, और उसका पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट। ये है आपका वो लेक्लांची सेल जो लाइफ में एक ही बार इस्तेमाल होता है। और इस पे बोर्ड में आने वाले बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है कि क्या ये सेल पड़े पड़े भी डेड हो जाता है, आप 8-10 महीने साल भर रखो तो पड़े पड़े डेड हो जाता है। यस, लीक कर जाता है। अगर ये सेल आप फ्रेश नया लाए हुए हो, किसी आपने इक्विपमेंट में डाला ही नहीं है उसको, और करीबन 6 महीने 8 महीने साल पड़ा रह गया और उसके बाद आप खोलोगे तो वहां पे ये लीक मिलेगा। क्यों, खुद ढूंढोगे रीजन, इसका बुकलेट में दे रखा है मैंने, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। क्यों, और ये बोर्ड के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में बहुत मिलेंगे आपको। क्यों नया सेल, लेक्लांची सेल, इफ नॉट इन यूज स्टिल इट लीक्स, व्हाई, ये आप खुद ढूंढेंगे। क्यों, कोई अंदाजा, किसी को पता हो? कोई बात नहीं, बुकलेट में मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन आंसर्स के जोन में दे रखा है, आप ढूंढिएगा, पढ़िएगा कि अपने आप क्यों हो जाता है, ये अपने आप डैमेज क्यों हो जाता है, लीक क्यों हो जाता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, होता है, ठीक है। आप लोग तो यूज ही नहीं करते ना इस सेल को इतना, इसलिए आपको भी पता नहीं। चलिए, इसी कैटेगरी में दूसरा सेल, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। इसको मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। आपको दिनचर्या से ऐसे ही बता दिया कि प्रॉब्लम क्या आती है लेक्लांची सेल की सबसे बड़ी, हमें ये नहीं पता चलता वो कब वीक हो गया, कोई इंडिकेटर नहीं है उसमें वो कब वीक हो गया। अगर हियरिंग एड्स में आप समझ सकते हैं व्हाट इज हियरिंग एड, हाउ इट इंपॉर्टेंट इट इज। अगर हियरिंग एड में वो वाले सेल हो और सामने वाले को पता ही ना चले कि उसका सेल वीक हो गया, तो दूसरे का तो गले की ऐसी तैसी हो जाएगी बात बताने में। सबसे ज्यादा हियरिंग एड्स में यूज होता है, वो और कॉम्पैक्ट कर दिए ना अब तो, जब ये 25 साल पहले का टेक्स्ट है यार, अब तो हियरिंग एड एक इतना सा आ गया कि पता भी नहीं चलता। तो ये 25 साल पहले यही था, अब तो बदल गया है, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, लेकिन उसमें पीछे सेल यही है, उसको और कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है जी, नोट हो गया तो समझाना शुरू करें इसको, रटाना, समझाना तो क्या है। मरकरी सेल क्यों कहते हैं, ऑफ कोर्स इसमें क्योंकि मरकरी का इस्तेमाल हुआ है, बटन बिकॉज ऑफ इट्स शेप। एनोड इसमें है जिंक और मरकरी के एमलगम की, कैथोड इसमें है मरकरी ऑक्साइड। और बहुत ध्यान से कि ये क्यों एकदम से डेड होता है और पिछले वाला क्यों स्लो स्लो डेड होता है, ये क्वेश्चन 1 मार्कर बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है, व्हाई इज दिस सो, ये फर्क क्या है। सो कैथोड किसकी है, पेस्ट ऑफ HgO विद ग्रेफाइट, यानी कैथोड बेसिकली किसकी है, ग्रेफाइट में, जिसमें मरकरी ऑक्साइड का हमने पेस्ट लगा रखा है। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या है, KOH के साथ जिंक का ऑक्साइड, ये कुल मिला के इसका समान है, राइट। एनोड पे रिएक्शन अगेन वही है, जिंक एमलगम जिंक, जिंक के साथ मरकरी, जिंक के साथ जब मरकरी है उसका क्या रिएक्शन हो रहा है बच्चों, वही जिंक का +2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे होना यही था। कैथोड पे क्या हो रहा है, देख के बताएं किस चीज का क्या हो रहा है, मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, मरकरी का। मरकरी +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो रिडक्शन इसका हुआ। ओवरऑल रिएक्शन भी देख लो, जो चीज कट सकती थी काटी है, जो डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड किया है, जबरदस्ती की चीजों को हटाया है। इस तरह से ओवरऑल इक्वेशन तुमको याद नहीं है तो तुम नर्स्ट के इक्वेशन में मरकरी सेल में पूछ लिया, तो उस वक्त मेरे से नहीं पूछ सकते कि मैम दे दो क्या है, NCERT बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में है ऐसा, तो ये याद होनी चाहिए। इसका सेल पोटेंशियल 1.35, उसका कितना था 1.5। ये क्यों कांस्टेंट देता है अपनी पोटेंशियल को थ्रू आउट लाइफ,
इसमें एक खास चीज है, ओवरऑल रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन में देयर इज नो रोल ऑफ एनी आयन इन सोल्यूशन। जब भी सोल्यूशन में आयन होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो पोटेंशियल बदलेगा। आप निकाल के आए हो सवाल ऐसे कि जिंक की बढ़ा दो तो ये होगा, कॉपर की घटा दो तो ये होगा, क्योंकि कोई आयन सॉल्यूशन फेज में है ही नहीं, इसीलिए किसी की कॉन्सेंट्रेशन, आयन की कॉन्सेंट्रेशन बदलने का चांस नहीं। जब आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदली तो सेल का ई नहीं बदल सकता, ये आप देख के आए। तो ये इसका रीजन है, ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इस बटन सेल में, मरकरी सेल में किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बदल रही, दैट्स वाई इसका ई सेल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। दिस इज द रीजन ऑफ द डिफरेंस, और यही वजह है इसको हियरिंग एड्स में यूज किया जाता है। देखिए, मैंने भी 3-4 साल से पढ़ाना शुरू किया है टॉपिक, इससे 3 साल से, इससे पहले टॉपिक होमवर्क होता था, क्योंकि तब वो 6 चैप्टर कटे नहीं थे सिलेबस का, हमें भी होता था टाइमली खत्म हो, बोर्ड की डेट तो वही रहती है हमेशा। सो मैं भी 3 साल से पढ़ाना शुरू किया, तो किसी को ज़्यादा बोरिंग लग रहा हो तो वो अपने आप घर पे कर सकता है इसको। इक्वली मेरे को लग रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि आपको याद हो जाए, आपके हाथ से टॉपिक निकल जाए, वरना तो आज चैप्टर खत्म था, इसके बाद क्या ही पढ़ाती। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आपके लिए अकेले पढ़ना मुश्किल ना हो। इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, कितना ही दिखा लें आपको उतना ही समझ आना है। एनोड कैप, दिस इज एनोड कैप, और ये नीचे इधर है कैथोड। मरकरी सेल को भी आप उल्टा नहीं लगा सकते, उसके टर्मिनल भी डिसाइडेड होते हैं, तो उसको भी प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से ही दिखाना होता है। दिस इज डायग्राम गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो इसको जूम करना है, चलो लो आपकी एनसीईआरटी में बहुत क्लियर दिया हुआ है इसको लेबलिंग के साथ। अब आता है आपकी कार बैटरीज या इन्वर्टर बैटरीज, और वो कैटेगरी होती है सेकेंडरी बैटरीज, जिनको चार्ज किया जा सकता है। आप पहले नोट कर लीजिए, फिर पहले दिखा दूं ये दिखने में कैसी होती है। अभी वापस आ रही हूं स्लाइड पे। इसके ऊपर वो कैप्स हैं। बैटरी क्या होती है? बहुत सारे सेल्स। तो जितनी बड़े साइज की बैटरी आप लेते जाओगे, वो जो उसका वजन, लंबाई चौड़ाई जो बढ़ती है, साथ में नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स भी बढ़ते हैं। और यही वो कैप्स है जिनको खोल के, जिसके अंदर हम डिस्टिल वाटर डालते हैं अंदर सोल्यूशन, क्योंकि मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड की सोल्यूशन चाहिए अंदर। तो जो ऊपर से डिस्टिल वाटर डाला जाता है, ये वही कैप्स है। जितनी कैप्स हैं उतने कंपार्टमेंट्स हैं, उतने छोटे छोटे सेल्स हैं। ये छोटे छोटे सेल्स बढ़ते जाएंगे और बैटरी की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बेसमेंट में, या टेलीफोन एक्सचेंज, सारे शहर की लाइट चली जाए लेकिन जहां से सैटेलाइट या मोबाइल के टावर्स हैं, इन सब से कभी नहीं जाती, राइट? क्यों? क्योंकि वो इस बैटरी पे डिपेंड करते हैं। तो जितना भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स, फैक्ट्रीज हैं, उनमें ऐसे शटडाउन नहीं हो सकता कि लाइट गई तो सब बंद हो जाए। वहां पर उनका पावर जनरेशन अलग होता है। अगर आप चंडीगढ़ में भी किसी बड़ी टेलीफोन एक्सचेंज में जाके देखें, पूछें, बात करें, तो बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ बैटरी रूम्स होते हैं। और उन बैटरी रूम्स में जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बैटरीज लगा रखी होती है, पूरा का पूरा नेटवर्क उसी पे चल रहा होता है। इट इज देयर इन एवरी सिटी। अगर हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं मोबाइल के, तो मतलब बैटरी से ही काम चल रहा है, इफ देयर इज नो पावर। तो ये आपके पास छोटे छोटे सेल्स का कॉम्बिनेशन मिलके एक बैटरी बना। तो यहां आप देखिए जो ब्लू कलर से है, ये लेड की ग्रिड्स हैं, लेड की प्लेट्स हैं, तभी इसको लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। ये बढ़ती जाएंगी बैटरी बड़ी होती जाएगी। तो नॉर्मली एक बैटरी का वजन कितना होता है? कभी उठा के देखा है? कभी उठा के हल्का सा खिसकाया है? बहुत भारी होता है। 80 to 85 kg वन बैटरी, नॉर्मल साइज बैटरी, राइट? तो कभी उठाएं ना, ये सोच के उठाएं कि 80 to 85 है तो आप कहीं ना कहीं मसल पुल करवा लेंगे। चलिए, सो लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड क्या होती है और कैथोड क्या होती है? एनोड होती है उसके अंदर, अब तो नाम ही बता रहा है, एनोड क्या है? लेड। इस पे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, जिससे हमें पता चलता है हर बैटरी का सेल रिएक्शन याद होना मस्ट है। कैथोड क्या है? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2।
ग्रिड बनी हुई है बहुत सारी लेड की, जिसके ऊपर क्या चिपका के पेस्ट करके पैक करके रखा हुआ है, PbO2 और 38% H2SO4 सॉल्यूशन नीचे इलेक्ट्रोलाइट की। तो वो जो डिस्टिल वाटर डालते हैं वो बस इस सॉल्यूशन को फिर से रीजनरेट करने के लिए डालते हैं। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, वेरी ऑब्वियस, लेड, और नीचे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट आयंस है, लेड सल्फेट बनेगा और लेड का चार्ज क्या हो गया, +2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने पकड़े, जो कैथोड के ऊपर PbO2 पेस्टेड था, उस PbO2 ने 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए और फिर किस में बना, PbSO4 में। तो एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ, एक जगह रिडक्शन हुआ, ठीक ठाक बैटरी काम कर रही है, यानी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जा रही है। दिस इज डिस्चार्जिंग। जब आप बैटरी को यूज कर रहे हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और ओवरऑल रिएक्शन देखना बच्चों, जब आपकी गाड़ी चल नहीं रही, आपको गाड़ी स्टार्ट करनी होती है तो इग्निशन देना होता है, राइट। आपने चाबी जैसे ही लगाई, चाबी लगाते वक्त जो स्पार्क आता है इग्निशन, वो किससे आता है, बैटरी से। अगर किसी वजह से आपकी गाड़ी की लाइट चलती छूट गई, सुबह शाम रात जब भी, तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, आपको धक्का लगाना पड़ता है, राइट। मैकेनिकल पावर से उसका स्पार्क जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी में इतनी भी जान नहीं बची उस गाड़ी की कि एक छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस कर सके। तो अब आप यहां पर ये समझिए, आप बैटरी को कार में कब इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़ी गाड़ी को आप जब चला के रखते हो, वो म्यूजिक के लिए या लाइट्स के लिए या स्पार्क के लिए, जब उसको ऑन करते हो, उस बैटरी का यही काम है। आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई और पार्किंग लाइट्स को ऑन किया, गाड़ी चल नहीं रही लेकिन आपने पार्किंग लाइट्स ऑन की, तो गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो जब गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज होके डेड हो जाएगी, तब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते विद दैट इग्निशन, क्योंकि तब ये सब हो गया। गाड़ी चार्ज कब, बैटरी चार्ज कब होती है, जब गाड़ी चलती है। जिस वक्त गाड़ी चल रही होती है उस वक्त वो बैटरी फिर से जिंदा होती है, फिर से चार्ज होती है। तो चार्जिंग में क्या होता है, यहां एक बहुत बड़ी बात है, देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है प्रोडक्ट में, ऐसा अभी तक किसी सेल में नहीं आया। एनोड में भी वही बन रहा है, कैथोड में भी वही बन रहा है। ये एक बहुत बड़ी खूबी थी, जिसकी वजह से अब मैं जब पेट्रोल की वजह से गाड़ी चला रही हूं, यानी एक केमिकल की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, जो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, साथ ही साथ उस एनर्जी से बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई, उससे बैटरी में वो रिएक्शन उल्टा करवा रही हूं, जो कि स्पॉन्टेनियस नहीं था। अब मैं इन दोनों को रिवर्स करा दूंगी, कैथोड को एनोड और एनोड को कैथोड, यानी वाइल चार्जिंग क्या होता है। वाइल चार्जिंग, जब आप एक फ्यूल की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनर्जी कैथोड को जबरदस्ती एनोड बनाएगी, एनोड को जबरदस्ती कैथोड बनाएगी, दोनों के रिएक्शन उल्टे हो जाएंगे। चेक, एनोड पे क्या हो रहा था बच्चों, लेड से लेड सल्फेट बन रहा था, अब लेड सल्फेट से लेड कर दिया उल्टा, जो कैथोड पे हो रहा था उसका भी उल्टा। दोनों रिएक्शंस मैंने उल्टे कर दिए। अभी एक साथ कर लेना नोट बच्चों, दोनों रिएक्शन मैंने उल्टे कर दिए। इसका मतलब क्या है, जब तुम बैटरी इस्तेमाल कर रहे थे, लेड पूरा किस में कन्वर्ट हो गया था, लेड सल्फेट। अब जब गाड़ी चल रही है तो ये लेड सल्फेट वापस किस में कन्वर्ट हो गया, लेड में। ये लेड सल्फेट वापस किस में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही लाइट जाएगी मेरी बैटरी फिर तैयार है ये रिएक्शन करने को, और जैसे ही लाइट आएगी फिर से ये रिएक्शन हो जाएगा ताकि इन्वर्टर फिर से चार्ज हो जाए। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है लेड स्टोरेज बैटरी में। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज, और ये भी बहुत बार पूछा गया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स आर यूज्ड इन वन साइकिल ऑफ द सेल, ऑफ दिस सेल, ऑब्वियसली लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये छोटी छोटी बैलेंसिंग, छोटे छोटे चीज काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किसी का कुछ यहां नोट करने को रह गया हो तो करिए। दिस इज वाइल डिस्चार्जिंग, और वाइल चार्जिंग अगली स्लाइड है। किसी का कुछ भी इसमें छूट गया था तो कर लीजिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद एक और बैटरी है जो मैं हमेशा होमवर्क में देती हूँ, निकल कैडमियम। खुद पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में 4 लाइनें दे रखी हैं। चलिए, निकल कैडमियम इज योर होमवर्क। लास्ट बैटरी इज, लास्ट स्लाइड ऑफ बैटरी एंड लास्ट थिंग ऑफ बैटरी इज फ्यूल सेल। इसी के एक क्वेश्चन को और मैंने छोड़ा हुआ था किसी और डीपीपी में, जहां वर्ड फ्यूल सेल था,
मैंने कहा था जैसे ही फ्यूल सेल आ जाएगा फिर तो आपको इक्वेशन आ जाएगी, आप कर लो। फ्यूल सेल को एक और नाम से बड़ा फेमसली जानते हैं, रॉकेट बैटरी। तो जो भी सैटेलाइट्स वगैरह जाते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, चाहिए होती है फॉर वेरियस इक्विपमेंट्स, उनकी रनिंग के लिए वैसे लाइट चाहिए होती है, जो भी सिग्नल्स के लिए, हर चीज़ के लिए वो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्यूल सेल पे। वाई दिस, वाई नॉट अदर्स, वो भी अब आप पढ़ेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है, कि क्यों एस्ट्रोनॉट्स इसके बेसिस पे वहाँ हैं। सो फ्यूल सेल की बात करें तो फ्यूल सेल में कितना सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसका रॉ प्रोडक्ट देखो बच्चों, H2 और O2, बाकियों में मेटल्स भारी भारी। एक स्पेस में जब शटल भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं, आपको पता है वजन बहुत मायना रखता है। जितना हल्का उतना कॉस्ट सेविंग एज वेल एज उतना ही उसका पॉपुलेशन भी इजी, सब कुछ बहुत इजी होता है। तो वजन बहुत मायना रखता है, इवन इफ इट इज एयरक्राफ्ट और एनीथिंग गोइंग इन स्पेस और स्काई, वजन बहुत मैटर करता है। सो वहाँ पर ऐसे कैथोड एनोड थे जो कि गैस थे, जिनको कंप्रेस करके बहुत सारी गैस को बहुत छोटी जगह में भरा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। एनीवेज, एक साइड से H2, एक साइड से O2, बीच में क्या है बच्चों, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी, मतलब वाटर चाहिए मेरे को। इलेक्ट्रोलाइट तो इसलिए कि H+ और OH- आयंस बन सके, डिसोसिएट हो सके। और ये रही कैथोड, ये रही एनोड। फ्यूल सेल क्यों नाम दिया इसका, क्योंकि इसमें फ्यूल, अच्छा ऑल्टरनेटिव फ्यूल क्या सुनते हैं आजकल, पेट्रोल डीजल के अलावा, CNG और LPG के अलावा कोई सुनते हैं आप? बहुत आता है न्यूज़ में अब कि जो पेट्रोल आपको मिल रहा है उसमें क्या डाल के दिया जाए, इथेनॉल की मिथेनॉल, 20% तक, राइट। तो इस पर काफ़ी झगड़ा भी हुआ है कि आप जब 20% इथेनॉल दे रहे हो उसके अंदर डाल के, तो प्राइस क्यों नहीं कम कर दी। तो आप इथेनॉल को भी पेट्रोल के दाम पे दे रहे हो, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस एडवांटेज। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे आज की डेट में बहुत काम हो रहा है, ये आप जानते हैं। H2, मीथेन, मीथेनॉल, इथेनॉल, ये सब के सब फ्यूल के तौर पे इसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये जेन्युइनली वैसे भी फ्यूल है, हमें पता है हाइड्रोजन तो एक काफ़ी पोटेंट फ्यूल है, बहुत रिसर्च चल रही है इस पर, इसीलिए इस सेल का नाम फ्यूल सेल रख दिया। फ्यूल, क्योंकि नॉर्मली जो फ्यूल्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम फ्यूल सेल रख दिया। तो अगर मैं हाइड्रोजन डालूं इस फ्यूल सेल में, तो ज़रा इसका कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन समझिए मेरे साथ। कैथोड पे फिर वही रिएक्शन, ये रिएक्शन कितनी बार आ गया आज में देखिए। इससे पहले OH नेगेटिव के लिए था, इसको उल्टा कर दूं तो वही रिएक्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन वाला। तो कैथोड पे O2 यानी ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रही है, रिड्यूस हो रही है। और एनोड पर H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +1, ऑक्सीडाइज। कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन नोट करिए मुझे। ओवरऑल में क्या हो रहा है, O2 + 2H2O गिव्स H2O, 2H2O। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल इन ओवरऑल, अब है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल इन ओवरऑल, 1 2 3 4, या फेरेडे भी पूछ सकता है कोई, हाउ मेनी फेरेडे, हाउ मेनी 4 इलेक्ट्रॉन्स, एवरीवन वेरी क्लियरली, तो 4 फेरेडे। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलिसिस फेरेडे लॉ का कोई क्वेश्चन फ्यूल सेल पे आ गया तो पकड़ लोगे ना, 4 फेरेडे 1 मोल ऑक्सीजन के लिए, 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 4 फेरेडे लगे। ये वो टुकड़े टुकड़े इसी के वहां कराए थे आपको, कि कल को पूरे सेल रिएक्शन पे आ गया तो घबराना नहीं है। इस सेल के एडवांटेज, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सेल पॉसिबल ऑन अर्थ इज फ्यूल सेल। नॉन पोल्यूटिंग लेड स्टोरेज बैटरी जो सबसे ज़्यादा आप अपने चारों तरफ देखते हैं, या वो जो पेंसिल सेल्स देखते हैं, निकल कैडमियम सेल्स देखते हैं, या लेक्लांची सेल देखते हैं, सब में हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स आपको पता है किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, वो नेचर में डिकम्पोज नहीं हो पाते। बहुत बड़ा पोल्यूशन का एक सोर्स बना हुआ है बैटरीज। ई वेस्ट सुना होगा आपने, कितनी कंपनीज पे कितना जुर्माना लगता है, ये दिखा नहीं पाते कि उन्होंने ई वेस्ट का क्या किया। तो ई वेस्ट का इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर बैटरीज बन रहा है। एक ये ऐसा सेल है जिसमें कोई हैवी मेटल नहीं, इसमें बन भी रही है तो वो चीज जिसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज वाटर। तो हाईली एफिशिएंट, नॉन पोल्यूटिंग। क्या कोई तीसरा एडवांटेज इसमें बता सकता है मुझे? अक्सर 3 पूछे जाते हैं। इसके कभी डेड होने का डर नहीं है मेरे को,
क्यों? इसमें दोनों गैसेस रेगुलर इनपुट की जा सकती हैं. आई नीड नॉट टू रिप्लेस द सेल और बैटरी. अब सेकेंडरी बैटरीज में क्या है, 3 साल लाइफ है, 4 साल लाइफ है, लेकिन ये वाले सेल्स में आप रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन रख के इसके लाइफ टाइम को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं. देयर इज नो रिस्क ऑफ बीइंग बैटरी बीइंग डेड. तो ये 3 बहुत बड़े एडवांटेज थे फ्यूल सेल के, जिसकी वजह से फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है. 4-5 साल पहले का जेई का क्वेश्चन है. फ्यूल सेल में सिर्फ बड़ा डायरेक्ट, और एनसीईआरटी में जहाँ बैटरीज खत्म होती हैं वहाँ एक बॉक्स दिया हुआ जिसमें सॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. उसके ऊपर एक लाइन में बड़ा, पता नहीं कैसे बच्चों से दिखा नहीं, उस साल के बैच के बच्चों में 1-2 से गलती हुई थी कि हमने ये लाइन ही नहीं देखी. एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ऑल्टरनेटिव इसमें मीथेन या मीथेनॉल भी इस्तेमाल हो सकता है. फ्यूल सेल इससे रट के जाते हैं और सोचते हैं H2 और O2 होगा, और वहां डायरेक्ट क्वेश्चन है जेई का कि इनमें से किस में कौन सा फ्यूल सेल में इस्तेमाल नहीं हो सकता. अब एक H2 तो था, ये तो हो सकता है, अब बाकी 3 में किसको करूं, क्योंकि एक उसमें था मीथेन, एक उसमें था मीथेनॉल, और मुझे तीसरा याद नहीं क्या था. तो जिसने वो लाइन नहीं पढ़ी उसके ये 3 तो गए, 3 ऑप्शन तो यही थे. तो जो लाइन ये पढ़ के गया उसको पता ये 3 तो होते हैं, चौथा आंसर है. तो ये एक बार का एक बच्चे का, वो भी उस बच्चे की बात बता रही जिसने परसेंटाइल बहुत अच्छी ली. कहाँ सुना है? आयरन की रस्टिंग. उसके अलावा कोरोजन कहीं सुना है? आयरन की रस्टिंग, लोहे को जंग लगने के अलावा कहीं और भी होता है? मैंने टॉपिक, अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर रस्टिंग नहीं लिखा, कोरोजन लिखा है. कॉपर और अच्छा, कभी कभी कहीं पर आपको बचपन में या कहीं वो अष्ट धातु की एक अंगूठी सी लोग कॉपर की पहनते हैं, वहां से जहां पहनी जाती है वहां पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है. अच्छा, सिल्वर का भी होता है, सिल्वर ब्लैक होता है, राइट. अगर आपके पास कोई सिल्वर का आर्टिकल है, आप लेके आए और कुछ ही दिन में वो काला पड़ गया, ये बकवास है, काला पड़ गया मतलब वो प्योर सिल्वर है, वो जेन्युइन सिल्वर है. अगर काला पड़ गया क्योंकि उसका कोरोजन हो गया. और ये हम बढ़िया लाए हैं, ये अभी तक चमक वैसी है जैसी पहले दिन थी, वो सिल्वर नहीं है, वो कुछ और ही चिपका दिया गया आपको, क्योंकि सिल्वर का कोरोजन होना मस्ट है. तो सिल्वर का कुछ भी अगर आप लेते हैं और अगर वो कुछ दिन में काला ना पड़े तो आपको बेवकूफ़ बना दिया गया है. सो सिल्वर हो, ऑब्वियसली आयरन का तो आप सबको पता है, इसी तरह से कॉपर है, इन सब में कोरोजन होता है. कोरोजन इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर. एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर जिसको आप रोक नहीं सकते, उनकी वजह से अगर मेटल का खाया जाना हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन. मेरे को ये पढ़ना ज़रूरी क्यों था, मेरे को इस पर रिसर्च करना क्यों ज़रूरी था? इतने बड़े बड़े शिप्स जो दिन रात पानी में रहते हैं, अगर उनके कोरोजन को मैं क्योर ना करूं तो मेरे को हर कुछ साल में नए शिप्स का एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा. कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है उसकी शिपिंग पे. सिमिलरली इतने बड़े बड़े ब्रिजेस आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, अंडरग्राउंड पाइपलाइन किस चीज़ की नहीं आ रही है आज की डेट में, चाहे वो एलपीजी है, चाहे वो पेट्रोलियम है. अगर वो सभी के सभी मेटल्स की बनी है, ऑफकोर्स मेटल्स की बनी है, प्लास्टिक तो बना नहीं सकते, उन सब का कोरोजन अगर मैं ना रोकूं तो मैं उस लाइफस्टाइल को, उस फैसिलिटी को, उस प्रोग्रेस को नहीं ले सकती. अपने चारों तरफ देखिए, अगर कोरोजन को इलाज ना किया जाए तो वी कैनॉट सी दीज ब्रिजेस एग्जिस्टिंग फॉर 30 ईयर्स. वी कैनॉट सी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, आज की डेट में पाइपलाइन से गैस आती होगी घर में. वी कैनॉट सी पेट्रोल पंप पे जो अंडरग्राउंड टैंकर में पेट्रोल जमा है और वो भी एक पाइपलाइन से आ रहा है. एन नंबर ऑफ थिंग्स सराउंडिंग यू डिपेंड्स ऑन दिस. एक कंट्री की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए कोरोजन इनफ है. तो मुझे कोरोजन पढ़ना पड़ेगा, उसका इलाज ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं डेवलपमेंट तो नहीं देख सकती. तो उसके लिए कोरोजन पढ़ते हैं क्या है. किसी भी मेटल का अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन. अब कोरोजन ऑफ आयरन आपका सिलेबस है, दैट इज रस्टिंग. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है रस्टिंग. ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है. इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब यहाँ एक सेल बन जाता है. अब वो सेल कैसे बनता है, क्या मतलब है इस बात का?
आपने जरूर किसी ना किसी आयरन आर्टिकल पे तो कभी तो रस्ट लगता हुआ देखा होगा। तो जब भी कोई आयरन आर्टिकल है, अगर उस पे छोटे मोटे डेंट्स हैं तो उस पे रस्टिंग फास्ट होती है। जितना प्लेन स्मूथ पॉलिश्ड है उतनी ही रस्टिंग कम होगी, क्योंकि पानी की बूंद का टिकना ठहरना बहुत जरूरी है उस जगह पे। अगर कहीं से डेंटेड है, ब्रोकन है, तो वहां पर वाटर की ड्रॉपलेट आके रुक जाएगी, ठहर जाएगी, और जहां वाटर की ड्रॉपलेट ठहर गई वहां कैथोड एनोड बनने शुरू। तो एक जगह पर एक इलेक्ट्रोड बन जाएगी, दूसरी जगह पर दूसरी इलेक्ट्रोड बन जाएगी, मेटल है, फिर इलेक्ट्रॉन का लेन देन शुरू और रस्टिंग स्टार्ट। तो जैसे ही मॉइस्चर, पानी, ऑक्सीजन ये सब आसपास मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और डेंटेड सरफेस, तो आयरन आर्टिकल्स को हमें बहुत स्मूथ रखना पड़ता है, या फिर आप जानते हैं पेंट करते हैं, जो भी करते हैं, ताकि पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट लोहे के सरफेस से ना हो। ये सब हम करते हैं। तो होता क्या है, जहां पर ये पानी की बूंद टिक गई आयरन आर्टिकल पे, वहां से क्या चीज शुरू होती है, वहां से क्या शुरू होता है मैं आपको बताती हूँ। एनोड को बाद में सोचते हैं, एनोड क्या बनी बाद में। अगर वाटर की ड्रॉप आयरन आर्टिकल पे रिजाइड कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही चारों तरफ है, और वाटर के अंदर डिसॉल्व भी आप जानते हैं, यानी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा और कार्बोनेट आयन, यानी जहां पानी की बूंद गिरी वहां पर प्रोटॉन्स पैदा होने शुरू हो गए। जैसे ही वहां प्रोटॉन्स पैदा होने शुरू हुए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, यस, वो प्रोटॉन, और प्रोटॉन ऐसे तो रह नहीं पाएगा, वो प्रोटॉन और ऑक्सीजन मिलके क्या करना शुरू करते हैं, वाटर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उनको क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। आसपास ढूंढा, अपने तो मेटल है, आयरन, मेटल का काम क्या होता है, रेडी टू ऑक्सीडाइज, तुम लेने वाले बनो, इलेक्ट्रॉन तो मैं दे दूंगा। तो यहां प्रोटॉन तैयार हो गया, आई नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स, मोस्ट वेलकम। आयरन ने फटाक से अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, प्रोटॉन और ऑक्सीजन ताक में बैठे थे, 4 इलेक्ट्रॉन पकड़े और वाटर बन गया। इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर मैं उस टेबल में देखूं तो 1.23 है, और आयरन जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो आप ये देखिए ये रिलीज कर रहा है, मैंने ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाया है, बट रिपोर्ट रिडक्शन पोटेंशियल किया है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम था इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ज्यादा था इसीलिए इसका रिडक्शन हुआ। प्रोसेस मैंने ऑक्सीडेशन दिखाई। अगर ये प्रोटॉन ना बने होते तो आयरन आर्टिकल को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बट प्रोटॉन तो बन रहे हैं, तुम रोक नहीं सकते। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हर वक्त एटमॉस्फेयर में, तो वो तो बनेंगे। तो उसकी वजह से क्या समस्या हो गई, समस्या ये होगी जी, कैथोड की वजह से एनोड बन गई। एनोड कैथोड को जब ओवरऑल रिएक्शन लिखा, ये तो सेल बन गया। यस, सेल इज पॉसिबल। इसका मतलब आयरन के कंटेनर में आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने। तो आयरन को आप वाटर और एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में नहीं लाके दे सकते, क्योंकि उसका ईएमएफ पॉजिटिव है। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। सेम फिर से आ गया वही, ये कितनी बार आ चुका मेरे पास। अभी OH नेगेटिव के साथ था, अब किसके साथ है, H पॉजिटिव के साथ। तो इस तरह से ओवरऑल ये रिएक्शन हो गया जो कि रस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर एक सवाल आता है, आयरन 2 पॉजिटिव ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता आयरन के सरफेस पे, तो उसका भी ख्याल रखा गया। आयरन 2 पॉजिटिव फिर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दबा के है, उससे क्या बन जाएगा, Fe2O3XH2O, दैट इज रस्ट। ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता गया, रस्टिंग होती गई, आयरन का सरफेस धीरे धीरे ईटन अवे, आयरन आर्टिकल धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए कुछ सवाल, गर्म पानी डाला जाए तो रस्टिंग जल्दी की देर से, सारा रिस्पॉन्सिबल ये है। जितना गर्म पानी उतना वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा, उतने प्रोटॉन ज्यादा, उतनी रस्टिंग फास्ट। सी वाटर में रस्टिंग ज्यादा या मीठे पानी में रस्टिंग ज्यादा, उसमें सॉल्ट्स बहुत ज्यादा सॉल्ट्स की वजह से प्रोटॉन्स और ज्यादा, इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में वाटर और ज्यादा डिसोसिएट होगा। इन सभी रीजन से हमेशा रस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। दिस इज रस्टिंग। रस्टिंग को अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं पेंट के अलावा, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक, अच्छा ओके, और ऑयलिंग,
पॉलिश लगा दी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही जिंक लगा दिया, और कुछ ये जो इतने बड़े बड़े ब्रिज बने, कभी मतलब किसी कहीं जाते हुए ब्रिज के नीचे से ट्रैवल किया है, कभी पिलर्स देखे हैं जो जिन पे ब्रिज खड़े होते हैं, उन पिलर्स पे कभी देखा है ऊपर एक बहुत बड़ा सा डब्बा होता है। आम आदमी ये सोचता है ये इसमें स्ट्रीट लाइट का बटन और फ्यूज़ है, फिर होगा, हालांकि स्ट्रीट लाइट का बटन और फ्यूज़ उसी लाइट के नीचे इतना बड़ा सीमेंटेड कुछ होता है और उसके अंदर होता है उसकी सारी पावर सप्लाई एंड सब कुछ। तो यूजली वो पिलर के जब नंबर लिखे होते हैं और उसमें आप देखिए नंबर के ऊपर एक बहुत बड़ा सा डब्बा होता है, पता नहीं उस डब्बे में क्या होता है। उस डब्बे में होता है एक प्रोटेक्शन जो कि ब्रिज में लगे हुए मेटल के कोरोजन को अवॉइड करता है। अब उसमें क्या होता है वो भी आपको बता दूं, प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, मतलब सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन नाम की एक चीज़ है। आयरन को बचाने के लिए उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने वाले मेटल का टुकड़ा लगा देते हैं कि अगर प्रोटॉन बने, जो बनेंगे इसको आप रोक नहीं सकते, तो वो जब इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन प्रोड्यूस करेगा, आयरन नहीं, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का एक पीस लगा दिया जाता है कि ये प्रोड्यूस करता रहेगा, और सर्विसिंग यानी कि हर कुछ समय बाद उस पीस को रिप्लेस किया जाता है। आई विल शो यू दैट कि वो क्या है। मैं उसमें आपको दिखाती हूँ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस जिसके थ्रू गैस या पेट्रोलियम पास ऑन होता है। आई होप आप सब लोगों को पता होगा अंडरग्राउंड। अच्छा, कभी आपने जहाँ पर भी जिस भी जगह अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन आई है उस जगह पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे उसकी सर्विसिंग के लिए कुछ अंडरग्राउंड उसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस दिखाई देते हैं, लिड्स होती हैं। उन लिड को खोल के वो उसका प्रेशर चेक करना, लीकेज चेक करना, बहुत कुछ करते हैं। ये एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू पेट्रोल या गैस जा रही है अंडरग्राउंड। यहाँ तो नमी भी बहुत है, गैसेस भी सारी हैं। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक मैग्नीशियम के पीस के साथ। मैग्नीशियम और आयरन में कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा? ऑफ कोर्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। अब जब मैग्नीशियम यहाँ पर बने प्रोटॉन्स किसी भी एक साइट पे, इन्होंने क्या मांगना है? इन्होंने मांगना है आयरन से इलेक्ट्रॉन। आयरन के साथ सर्किट में कौन है? मैग्नीशियम। बजाय आयरन के कौन डोमिनेट कर जाएगा ऑक्सीडेशन को? मैग्नीशियम। अब हर कुछ समय बाद, 6 महीने, साल बाद, जिस कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको मेंटेन करना होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है इस मैग्नीशियम को चेक करना, खत्म हो गया तो रिप्लेस कर दो। इसके दम पे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस चल रही हैं। इसी के दम पे ओवर ब्रिजेस में, जितने भी ब्रिजेस हैं उसमें रस्टिंग को रोका जा रहा है। तो रस्टिंग कैन डैमेज इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। दैट्स व्हाई वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स जिससे रस्टिंग को अवॉइड किया जा सकता है। बुकलेट से आप खुद पढ़ेंगे, मैं ये कहानी इससे ज़्यादा नहीं सुना सकती। ठीक है, रस्टिंग को कैसे कैसे तरीकों से, सेक्रीफाइशियल प्रोटेक्शन, प्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये सब आपका काम होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।